नमस्कार मित्रों, तो आइए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि क्षेत्र, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अब एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। आप कहोगे सर इकोनॉमी, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट लिखने की ज़रूरत क्या है? कुछ समय दीजिए, हम लोग इसके बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर से ज़्यादा अगर मैं आपको बात करूँ तो एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा फार्मिंग को लेकर मुद्दे पूछे जाते हैं। फार्मिंग, तो आप कहोगे सर एग्रीकल्चर और फार्मिंग में क्या फ़र्क होता है? एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जीवन निर्वाह, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जीवन निर्वाह के लिए जो आप उगाते हो उसे हम लोग कहेंगे एग्रीकल्चर, ठीक है। और फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जो आप वाणिज्य के लिए करते हो। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल एक्टिविटी। उदाहरण के तौर पे कॉर्पोरेट फार्मिंग, उदाहरण के तौर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग, उदाहरण के तौर पे नेचुरल फार्मिंग, उदाहरण के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो यहाँ पे हम लोग जो शब्द का उपयोग करते हैं वो है एग्रीकल्चर। आप कहोगे नहीं सर एग्रीकल्चर नहीं, यहाँ पे हम लोग जो शब्द का उपयोग कर रहे हुए हैं फार्मिंग। तो फार्मिंग को लेके ये लोग उन्हें मुद्दे पूछे हुए, हाँ फार्मिंग को लेके मुद्दे ये लोग ने पूछे हुए हैं। आते हम लोग सिलेबस के ऊपर। वो सिलेबस में क्या लिखा हुआ है यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे इकोनॉमी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट क्यों लिखा हुआ है। व्हेन वी लुक एट द सिलेबस, व्हाट डू वी फाइंड दैट इन द सिलेबस, प्रीलिम्स के अंदर तो देखा जाए तो इसका एक्सप्लिसिटली कोई भी वर्णन नहीं है। प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स। बाद में लिखा हुआ है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। और तीसरा जो लिखा हुआ है वो है जनरल साइंस। मतलब क्या है? मतलब ये कि प्रीलिम्स के अगर सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स के सिलेबस में एक्सप्लिसिटली कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, खुल्लम खुल्ला ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर मतलब कि कृषि क्षेत्र के ऊपर सवाल पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। लेकिन ये जो है आप देख सकते हो मेंस के अंदर इसका वर्णन विस्तार में दिया हुआ है, अलग अलग जहाँ पे इसको वर्गीकरण किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लुक एट पेपर 1, कौन सा पेपर? मतलब जीएस पेपर 1 जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, क्या लिखा हुआ है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। और प्राइमरी मतलब क्या होता है? वो इंडस्ट्री, वो उद्योग जो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, या तो लैंड के ऊपर या तो वाटर के ऊपर। नाउ व्हाट यू विल टेल कि सर एग्रीकल्चर इज लैंड बेस्ड ऑक्यूपेशन, ठीक है, वो ज़मीन के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो ये द्वितीय मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर में कौन से आते हैं? आप कहोगे सर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन जो है पेपर 1 में भी पूछे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप पेपर 3 में देखोगे तो कहीं पे लिखा हुआ है इश्यूज रिलेटेड टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज। जो आपको दोबारा कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको वैसे पेपर 1 में भी इश्यूज रिलेटेड, सॉरी, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए यहाँ पे पेपर 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो सेकेंडरी में क्या आएगा? फूड प्रोसेसिंग भी आ सकता है। और वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ पे? पेपर 3 के अंदर। पेपर 3 में आप देख सकते हो लिखा हुआ है फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब आपूर्ति संकलन के अंदर आप किस तरह से प्रबंधन करोगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन जो पेपर 1 में भी पूछे जा सकते हैं और पेपर 2 में भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से आप देखोगे कि पेपर 3 में एक और चीज़ आती है, वो है एनवायरमेंट इकोलॉजी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट इकोलॉजी में एक चीज़ और आती है, डेजर्टिफिकेशन मतलब कि मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण, तो क्या एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि क्षेत्र मरुस्थलीकरण के अंदर योगदान दे सकता है? कैन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू डेजर्टिफिकेशन? आंसर इज यस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस। अगर वो ठीक तरह से नहीं किया जाता तो मतलब वहाँ पे अगर हम लोग उर्वरक का ज़्यादा अधिक उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं, तो वो मरुस्थलीकरण मतलब कि डेजर्टिफिकेशन के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वो सब चीज़ें जो है ये लोग ने पूछा हुआ है। हाँ यूपीएससी ने कुछ हद तक पूछा हुआ है, नॉट कम्प्लीटली, मतलब नॉट एग्जैक्टली डिट्टो मैं नहीं कह सकता कि डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इसको आप जोड़ सकते हो। पेपर 2 में भी एक चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब कि गरीबी और भूखमरी के को लेके कौन से मुद्दे हैं। आपको सर ये इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पीडीएस। क्या लिखा है? पीडीएस मतलब कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और उसी के नीचे आप देख सकते हो बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। एक तरफ लिखा हुआ है हंगर, एक तरफ लिखा हुआ है फूड सिक्योरिटी। तो दोनों चीज़ क्या है? अपने आप में विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो पेपर 2 में भी पूछे जा सकते हैं और पेपर 3 में भी पूछे जा सकते हैं। सेम थिंग, मतलब सेम टॉपिक पेपर 2 में और सेम टॉपिक पेपर 3 में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब पेपर 2 में पूछा जाएगा तो वो कौन से संदर्भ में होगा?
दैट विल बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस, मतलब कि यदि आप सरकार की तरफ से अगर आप प्रतिनिधि हो, ऑब्वियसली जब आप IAS IPS बन जाओगे तो यू विल एक्चुअली रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। तो यदि मतलब जब भी आप सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बन जाओगे, व्हेन यू विल रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, आपकी जिम्मेवारी क्या होगी कि वो सरकार की जो योजना है, सरकार की तरफ से जो नीतियाँ हैं उसका उपयोग हम लोग सबसे अधिक करें और नागरिकों तक उसका फायदा पहुँचाएं। दैट इज व्हाट वी कॉल इज गवर्नेंस। तो ये जो टॉपिक है ये गवर्नेंस के संदर्भ में, और ये वाला जो टॉपिक है ये इकोनॉमी के संदर्भ में। और एक चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये वाला जो टॉपिक जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, इश्यूज रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, ये वाला जो टॉपिक है ये आपका कहाँ पे लागू होता है, WTO के संदर्भ में। WTO मतलब क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार संगठन। यहाँ पे भी इसके मुद्दे खड़े किए गए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी इसके टॉपिक्स आते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन सब्सिडीज़ को लेके या फूड सिक्योरिटी को लेके पेपर 2 में भी आते हैं और पेपर 3 में भी उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। फाइन। तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, सिलेबस में अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। पेपर 1 में भी जुड़ा हुआ है, पेपर 2 में भी जुड़ा हुआ और पेपर 3 में भी जुड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? एंड दैट इज एक्चुअली द रीजन व्हाई वी हैव रिटन एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी। फाइन, इज इट क्लियर? ये वाला जो टॉपिक है मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि भारत के कौन से हिस्से में किस तरह से गर्मी होती है, किस तरह से ठंड होती है, वहाँ पे तापमान कितना अधिक होता है, वहाँ पे तापमान कितना कम से कम हो सकता है, न्यूनतम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, वहाँ पे बरसात कितनी होती है, बरसात कितनी ज़्यादा है और बरसात कितनी कम है। यदि ये आपको पता ही नहीं होगा टेम्परेचर क्या है, सॉइल क्या है, क्लाइमेट क्या है, तो आप किस तरह से निर्णय ले सकोगे कि वहाँ पर हम लोग कौन सी फसल को उगा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, भूगोल का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो हम लोग एग्रीकल्चर का सिलेबस देखते हैं दैट इज डिवाइडेड टू 3 डिफरेंट पार्ट्स। वन इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, वन इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, अनदर इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड फोर्थ इज रिलेटेड टू गवर्नेंस। नॉट इवन 3 पार्ट्स, एक्चुअली देखा जाए तो 4 पार्ट्स। विच आर दोज 4 पार्ट्स? विल राइट डाउन वंस अगेन। फर्स्ट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, सेकेंड इज रिलेटेड टू गवर्नेंस, थर्ड इज रिलेटेड टू इकोनॉमी and the fourth is related to what we call as environment ecology, environment। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ मेरी हैंडराइटिंग आज बहुत ख़राब है बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द फर्स्ट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, सेकंड इज रिलेटेड टू गवर्नेंस, थर्ड इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड द फोर्थ इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। फाइन। तो ये जो एग्रीकल्चर है ये आप देख सकते हो GS1, GS2, GS3 एंड देन वंस अगेन GS3 में ये डिवाइडेड है। फाइन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, उसका स्वरूप एक्चुअल में किस प्रकार से होता है। तो गोइंग वन स्टेप अहेड, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। तो व्हेन वी लुक एट दिस पार्ट तो पता चलेगा कि प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस देखा जाए तो कम आते हैं, लेकिन कितने टॉपिक ऐसे जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है या तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो कौन से टॉपिक्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज सॉइल कंजर्वेशन। तो मृदा संरक्षण के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, मृदा संरक्षण। और एक ही टॉपिक ऐसा है जहाँ से और क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, वो कौन सा टॉपिक है? दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू सब्सिडीज, सॉरी गवर्नमेंट सब्सिडीज, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ये वाला टॉपिक एग्रीकल्चर क्रेडिट सब्सिडीज, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन आ रहे हैं। येस, द क्वेश्चन आर कमिंग हियर। इनफैक्ट देखा जाए तो 4 ईयर्स के अंदर अगर 4 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ष में एक प्रश्न तो आता ही आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, सरकार की तरफ से जो सब्सिडीज दी जाती है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। येस, डेफिनेटली दे आर आस्क्ड इन UPSC एग्जाम्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसका ट्रिगर फैक्टर क्या होता है? ट्रिगर फैक्टर इज वंस अगेन करंट अफेयर्स एज यूजुअल। तो एग्रीकल्चर ये हाईली डायनेमिक टॉपिक है। और कौन से टॉपिक्स ऐसे बहुत डायनेमिक है? पॉलिटी डायनेमिक टॉपिक है, एग्रीकल्चर डायनेमिक टॉपिक है, इकोनॉमी डायनेमिक टॉपिक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी टू अ सर्टेन एक्सटेंट यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं हर एक या 2 महीने पे कुछ नई चीज़ आती है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़े बहुत टॉपिक ऐसे आपके सिलेबस के अंदर जो टू अ सर्टेन एक्सटेंट स्टैटिक है। कौन से टॉपिक्स? फॉर एग्जांपल इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, वो बदलने वाला नहीं है। जो ऑलरेडी घटनाएं बन चुकी है वो घटनाएं वही की वही रहने वाली है। यहाँ पे आपको उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। लेकिन कितने टॉपिक ऐसे जो आपके बहुत ही हाईली डायनेमिक है जहाँ से आप क्वेश्चंस की संभावना अनुमान ज़्यादा लगा सकते हो। तो ये कौन से टॉपिक्स है? पेपर 2 और पेपर 3 में अधिकतर ये आते हैं। फाइन। तो जो टॉपिक जहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उसका मेन ट्रिगर फैक्टर क्या होता है? करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स इज मोस्टली कनेक्टेड विद पेपर जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड जनरल स्टडीज पेपर 3। यहाँ से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो है आप देख सकते हो क्वेश्चन कुछ टॉपिक में से ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, कुछ टॉपिक में से ज़्यादा है जहाँ पे आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा इन सब चीज़ों को सीरियसली लेना होगा।
अब देखिए जो सब्सिडीज़ होती है, ये सब्सिडीज़ भी अनेक प्रकार की होती है। इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, इन्फ्लेटरी जो मुद्रास्फीति में योगदान देते हैं, नॉन इन्फ्लेटरी। तो मेरा केवल कहने का मतलब यही है कि ये जो सब्सिडी जो अनेक प्रकार की जो हम लोग देखते हैं, उसमें से अगर आप सिलेबस पे खास ध्यान करके देखोगे तो क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई है। कौन सी चीज़ लिखी हुई है? इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़। फाइन, ये वाला जो टॉपिक आपको जो देखने को मिला है, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़, वही सेम चीज़ मैं अभी आपको समझा रहा था। क्या दिखा रहा था? देखिए, व्हेन यू लुक एट दिस थिंग, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़। तो ये जो है आपके सिलेबस में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है, और इसके ऊपर से हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यस, क्वेश्चंस आर डेफिनेटली आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। फाइन। वो कौन सी सब्सिडीज़ होती है जो इम्प्लिसिट होती है, वो कौन सी सब्सिडीज़ ऐसी होती है जो एक्सप्लिसिट होती है, वो सब हम लोग आपको तब बताएंगे जब आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे एनरोल होगे। तो आते हम लोग पाई चार्ट के ऊपर। पाई चार्ट में आप देख सकते हो कि कितने टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। विल कम बैक टू प्रीलिम्स पार्ट। प्रीलिम्स में आप देख सकते हो क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा है, ये वाला पार्ट, फार्मिंग, देन टेक्नोलॉजी मिशंस, सॉइल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। मतलब कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की आपको अलग अलग उद्योग देखने को मिलते हैं जो इसके ऊपर कृषि क्षेत्र के ऊपर आधारित है। यहाँ पे से आप देख सकते हो क्वेश्चंस पूछे गए। यस, डेफिनेटली द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट डू यू फाइंड, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? खाद्य खरीद नीति, फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस, डेफिनेटली द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक एज वेल। अब इनमें से कौन से टॉपिक ऐसे जो आप कहोगे कि सर ज्योग्राफी से कनेक्टेड है? तो व्हेन यू लुक हियर यू विल क्लेम कि सर ये वाला जो टॉपिक है दिस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट वंस अगेन टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यस दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद एनवायरमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, ये इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, दिस इज कनेक्टेड विद इकोनॉमी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम लोग देख सकते हैं कि ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनवायरमेंट इकोलॉजी से कनेक्टेड है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से कनेक्टेड है, एंड देयर आर सर्टेन टॉपिक्स दैट एक्चुअली कनेक्टेड विद अर्थव्यवस्था, मतलब कि इकोनॉमी से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो है मैंने आपके सामने वितरण किया हुआ है। आई होप आप लोग को क्लैरिटी आ रही है कि इसके आधार पर पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे जहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम है। विल गो वन स्टेप अहेड, विल डायरेक्टली जंप टू मेंस पार्ट। अब मेंस पे जब भी आप देखोगे तो ये पूरा पाई चार्ट या डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है, इसका वितरण पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस आ रहे यहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1971 की घटना के बाद बना था, मतलब 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद में इंदिरा गांधी ने जो हरित क्रांति लाने के प्रयत्न किए थे, ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो हिस्ट्री के संदर्भ में पूछा हुआ है, मतलब कि इतिहास के संदर्भ में पूछा हुआ है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब कि आज़ादी के बाद जो भारत के अंदर जो मुख्य घटनाएं बनी है वो संदर्भ में पूछा हुआ है। आप कहोगे सर एक तरफ आप कह रहे हो ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री जो आपका पेपर वन का हिस्सा है, कौन सा पेपर वन? जीएस पेपर वन का हिस्सा है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल मिशन जो है दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 3। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसे फ्रेम करके आपके सामने कौन से स्वरूप में प्रस्तुत किया गया, किस तरह से आपके सामने प्रकट किया गया, आप देख सकते हैं पेपर वन में पूछा हुआ है। एंड जो पेपर वन में पूछा हुआ है तो बट ऑब्वियस बात है आपको उसके लिए कौन से संदर्भ में लिखना होगा, आपको इतिहास मतलब हिस्ट्री के संदर्भ में ही लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हाट डू यू फाइंड? द क्वेश्चन आर फ्रॉम हियर एज वेल। फूड सिक्योरिटी, मतलब कि खाद्य सुरक्षा, बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब कि जैव विविधता में हम लोग किस तरह से उसका देख रहे हैं, नुकसान देख रहे हैं। एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र, उसमें किस तरह से हम लोग अलग अलग चुनौतियों का देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे इज रिलेटेड टू दिस पार्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज एंड कंस्ट्रेंट्स इन स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखा है तो भारत के अंदर 40% जो खाना होता है, फूड जो होता है वो वेस्ट होता है, 40%, थिंक अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन आए, बिल्कुल आए। अब ये जो पार्ट है ये GS1 में भी आता है और GS3 में भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट आता है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ये भी आपको पूछा जा सकता है गवर्नेंस के संदर्भ में और एग्रीकल्चर के संदर्भ, मतलब कि GS2 में भी लागू होगा और GS पेपर 3 में भी लागू होगा। WTO के जो मुद्दे हैं, कहाँ दिया हुआ है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छा मेंस में पिछले 4 वर्ष में नहीं पूछा है जिस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट सब्सिडी इंश्योरेंस स्कीम, ये जो टॉपिक है ये WTO में भी लागू होता है।
यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, यस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। मेंस में आप देख सकते हो एक्सप्लिसिटली WTO के नाम पे पिछले 4 वर्षों में नहीं पूछा हुआ है। देख लेते अभी हम लोग जब क्वेश्चंस का पैटर्न देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। फाइन, तो ये जो टॉपिक्स है यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यस, क्वेश्चंस आर डेफिनेटली आस्क्ड। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन GS1 रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड द सेम थिंग कैन बी आस्क्ड इन GS पेपर 3 रिलेटेड टू एग्रीकल्चर क्रॉपिंग पैटर्न। फाइन, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पेपर 3 में भी एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी आते हैं और एग्रीकल्चर में भी लागू होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग हियर। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने मेंस का रखा हुआ है और ये जो आपके सामने प्रीलिम्स के स्वरूप में प्रस्तुत किया हुआ है। देख सकते हो आप क्वेश्चंस किस तरह से डाइवर्सिफाइड है। तो क्वेश्चंस आर लाइक डिवाइड इनटू मल्टीपल डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है ये क्या है, ये आप कहोगे सर पाई चार्ट, मतलब पाई चार्ट इन द फॉर्म व्हाट वेटेज। ये आपको गुणात्मक देता है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देता है, नंबर्स देता है। तो आते हम लोग ये वाला पार्ट पे। तो जब भी हम लोग सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, पेपर 1 भी शामिल है, पेपर 2 भी शामिल है और पेपर 3 भी शामिल है। फाइन, तो जो हमारा जो मेन जो पर्पज़ अभी है यहाँ पे आने का वो क्या है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चीज़ें जानना है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और क्वेश्चन कौन से स्वरूप में आपके सामने आते हैं वो भी आपको जानना अत्यंत ज़रूरी है। तो पहला हम लोग जो टॉपिक लेते हैं वो कौन सा टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो जब भी हम लोग PDS देखते हैं तो PDS में जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो पेपर 3 में पूछा हुआ है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। अब देखिए ये इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट ऐसे शब्द जो वो आप गवर्नेंस में सबसे अधिक यूज़ करते हो, सबसे अधिक आप वहीं पे उपयोग करते हो, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि गवर्नेंस में आपने देखा होगा एक टॉपिक लिखा हुआ है कि भाई हम लोग किस तरह से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। आप कहोगे सर वही ट्रांसपेरेंसी का शब्द यहाँ पे भी उपयोग हो रहा है। इज इट क्लियर? सेकंड थिंग, व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। ये जो प्रश्न है ये 2019 में पूछा हुआ है या 2019 के अंदर पूछा हुआ है। सेकंड थिंग, व्हाट आर द मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो वर्ष 2022 में पूछा हुआ है और उसके पहले जो प्रश्न था वो 2015 में पूछा हुआ था, मतलब कि बहुत लंबा समय हो चुका है दोनों के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखते हैं वो ये है फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। यहाँ पे आप देखोगे व्हाट डू मीन बाय MSP, हाउ विल MSP रेस्क्यू द फार्मर्स फ्रॉम लो इनकम ट्रैप। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ 2018 के अंदर। फाइन, लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे WTO के बाद में के संदर्भ में, WTO में आप देख सकते हो कि क्वेश्चन पूछे हुए वर्ष 2014 के अंदर और वर्ष 2013 के अंदर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि वो क्वेश्चन 2014 में जो पूछा हुआ है वो पेपर 2 में पूछा हुआ है और वही सेम प्रश्न, ऐसे कुछ प्रश्न उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको वर्ष 2013 में पूछा हुआ है लेकिन पेपर 3 में पूछा हुआ है। आप कहोगे सर क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न क्या है? तो यहाँ पे जो मेन एजेंडा है वो क्या है, वो WTO है। यहाँ पे आपको जो भी आंसर लिखना होगा आपको जो भी आंसर लिखना होगा वो आपको WTO के इर्द गिर्द लिखना होगा और इंडिया का जो स्टैंड है उसके संदर्भ में लिखना होगा। फाइन, आप कहोगे सर कीवर्ड तो फूड सिक्योरिटी है, एग्जैक्टली यहाँ पे फूड सिक्योरिटी, वहाँ पे फूड सिक्योरिटी है, यहाँ पे भी WTO है, यहाँ पे भी WTO है, लेकिन यहाँ पे जो आपका केंद्र है, सेंटर है, जो केंद्र बिंदु वो बदल जाएगा। केंद्र बिंदु यहाँ पे क्या होगा, WTO होगा, यहाँ पे आपका जो केंद्र बिंदु होगा वो फूड सिक्योरिटी होगा। इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन, दो अलग अलग कीवर्ड्स, लेकिन एक क्वेश्चन आपका पेपर 3 में पूछा हुआ है और ऐसे कुछ प्रश्न आपके पेपर 2 में भी पूछा हुआ है। दोनों के अंदर आपका प्रश्न का जवाब जो होगा वो उसका फॉर्मेट बदल जाएगा, उसका पैटर्न बदल जाएगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। और कौन से टॉपिक्स आप देखना पसंद करते हो? लेट अस गो बैक टू दिस पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। आपका वैसे ई टेक्नोलॉजी तो गवर्नेंस में आता है ना, ई गवर्नेंस। यस, ई गवर्नेंस कम्स अंडर पेपर 2, मतलब कि गवर्नेंस पॉलिटी के बाद में जो टॉपिक है वहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर 3 के अंदर और वर्ष 2023, मतलब कि यही वर्ष में पूछा हुआ है, अगले वर्ष में, सॉरी अब तो 2024 शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ई टेक्नोलॉजी के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन यही सेम क्वेश्चन अगर आप गवर्नेंस में देखोगे तो वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली यस, पूछा जा सकता है, बिकॉज गवर्नेंस के अंदर लिखा हुआ है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम लोग वहाँ पे भी उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ये वाले टॉपिक पे। जब भी आप ये टॉपिक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो ये क्वेश्चन जो ये पेपर 1 में पूछा हुआ है, आप कहोगे सर किस तरह से लिखा हुआ, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दिस इज कैटेगोरिकली मेंशन इन पेपर 3, बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, इसका प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ है? इसका प्लेसमेंट हुआ है पेपर 1 के अंदर। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के आधार पर प्रश्न जो आपको पेपर 1 में भी पूछे जा सकते हैं और पेपर 3 में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ,
ये वाला जो क्वेश्चन है आप देखोगे पेपर 1 में पूछा हुआ है, सेम इसी तरह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वेश्चन कहाँ पे पूछा हुआ है, पेपर 1 में पूछा हुआ है। उस वर्ष की बात करें 2013 की बात करें तो उस वक्त देखा जाए तो पैटर्न कुछ हद तक अलग था। 2014 के बाद हम लोग देखते हैं पैटर्न ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो चुका है, मतलब कि आगे वाले जो 10 प्रश्न है दोज आर ऑफ 10 मार्क्स और बाद में जो 10 प्रश्न हैं 11 से लेकर 20वें नंबर तक के जो प्रश्न होते हैं 2000 ऑफ 15 मार्क्स। तो आगे जो 10 प्रश्न जो 10 मार्क के होते हैं उसमें आपको उत्तर कितने शब्दों में लिखना होगा, उसका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना होगा, और 11 से 20 नंबर के जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखना होगा, उसका उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना होगा। तो ये जो पैटर्न है आप 2013 का देख रहे हो, उसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन 23B था, ये फॉर्मेट आपको बाद में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरलैपिंग है, यस ओवरलैपिंग है, मतलब द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन पेपर 1, द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन पेपर 3 एज वेल। Why paper 3? Because when you look at this cotton textile industry comes under what? Factors responsible for the location of industries. Factors responsible for the location of industries, ठीक है, ये पेपर 1 में दिया हुआ है। शुगर केन पे हम लोग बात करते हैं, तो शुगर केन मतलब गन्ने की खेती की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही सेम प्रश्न, जैसे प्रश्न कॉटन के ऊपर, कॉटन कपास, उसके ऊपर जो क्वेश्चन था पेपर 1 में पूछा हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे शुगर के ऊपर क्वेश्चन 1 में पूछा हुआ है। शुगर चीनी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, डू यू अग्री दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, डिस्कस विद जस्टिफिकेशन। क्या आप ये बातें सहमत हो कि भाई अभी भारत के अंदर जो शुगर के जो मिल है, ठीक है, वो सबसे चीनी के जो मिल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे अभी खुल रहे हैं, ये भारत के दक्षिण हिस्से में खुल रहे हैं। डिस्कस विद जस्टिफिकेशन, अब साउथ का मतलब ये नहीं कि आप तमिलनाडु की बात करो, अभी आप देख सकते हो कि अधिकतर जैसे गुजरात की बात करें, या मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ माउंट आबू का, क्योंकि हम लोग गुजराती लोग कहाँ पे जाते हैं, आप कहोगे या तो उदयपुर जाएंगे या तो माउंट आबू जाएंगे। तो माउंट आबू में जब मैं था तो वहाँ की बात है कि जो व्यक्ति जो मेरे लिए जूस निकाला था शुगर केन का, गन्ने के अंदर से जूस निकाला था, तो उसका 2 प्रकार के गन्ने थे, एक जिसकी डंडियाँ पतली थी और एक जिसकी डंडियाँ चौड़ी थी, बड़ी थी, मोटी थी। तो ये जो मोटे गन्ने की जो स्टिक्स थी, ठीक है, वहाँ से मैंने पूछा कि भाई ये दोनों में फ़र्क क्या है, तो उसने कहा कि सर ये वाला जो यूपी से आया है और ये वाला जो महाराष्ट्र से आया है। तो वो जो मोटी वाली जो स्टिक थी वो हम लोग देख सकते हो कहाँ से आई थी, महाराष्ट्र से आई थी। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ ओपनिंग न्यू शुगर मिल्स इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो साउथ में गन्ने की खेती बढ़ रही है और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो शुगर केन की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो ये जो है क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हो तो ठीक है, आप जस्टिफाई करिए, नहीं भी सहमत हो तो आपको उसका जस्टिफाई करना है। फाइन। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपके सामने रखे हुए, ये मेंस के संदर्भ में, प्रीलिम्स के 1-2 क्वेश्चन देख लेते ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। क्वेश्चन सबसे अधिक कहाँ पे आए, आप कहोगे सर मृदा संरक्षण, मतलब कि लैंड ज़मीन, इसका संरक्षण हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, अल्फाफा, अमरंथ, चिकपी, क्लोवर, चिकपी मतलब वो काबुली चना, क्लोवर, पुर्सलिन, स्पिनच मतलब पालक। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपके सामने कोड दिया हुआ है, आपको सही आंसर लिखना है। और 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इरिगेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो किस तरह से, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। इंडिया इज मोर एरेबल लैंड देन चाइना, द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना। आंसर इज 3 वाला तो गलत ही है, तो मुझे पता ही है एज फार एज आई एम अवेयर ऑफ, एंड मोस्ट प्रॉब्ली स्टेटमेंट 1 भी सही है। इंडिया इज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया, 2 वाला तो सही है, 2 इज राइट, 2 भी सही है, 3 वाला गलत है, ठीक है। ये वाला जो है ये थोड़ा डिबेटेबल है, दैट आई विल हैव टू लुक एट इट। तो कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चन जो आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है ये आप देख सकते हो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में ज़्यादा है, अधिक है। फाइन, 1-2 और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, एंड देन विल वाइंड अप। फॉर एग्जाम्पल ये वाला टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो है आपको कब पूछा हुआ है, आप देख सकते हो 2017 में पूछा हुआ है। एक्सप्लेन वेरियस रिवॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में हम लोग किस तरह की अलग अलग प्रकार की क्रांति देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। हाउ हैज दीज रिवॉल्यूशंस हेल्प्ड इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब देखिए पॉवर्टी एलिवेशन, वंस अगेन दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ गवर्नेंस, लेकिन पूछा हुआ है कहाँ पे, पेपर 3 के अंदर, मतलब कि इकोनॉमी के बाद में पूछा हुआ है, एग्रीकल्चर के संदर्भ में आपको पूछा हुआ है। फाइन, तो यहाँ पे जो है मैंने आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत किए हुए। लैंड रिफॉर्म जो है, लैंड रिफॉर्म्स में क्वेश्चन इतने कंसिस्टेंट नहीं आए। जैसे हम लोग देखते हैं विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री जो हालांकि पेपर 1 का हिस्सा है, यहाँ पे भी आपको एक देखने को मिलता है कि क्वेश्चंस कभी ऑन होते ऑफ होते, ऑन होते ऑफ होते। सेम इज द केस विद लैंड रिफॉर्म, मतलब कि भूमि सुधार।
भूमि सुधार में भी कभी कभार प्रश्न आते हैं, कभी कभार प्रश्न नहीं आते, तो बहुत सारे लोग इसे स्किप भी कर देते हैं। हम लोग खुद प्रयत्न ये करते हैं कि इसे हम लोग पढ़ाए भी और आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाए। रीज़न बिंग इसके गुजरात में भी लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इफ़ यू लुक एट द कंट्री स्टेट्स लाइक कर्नाटका, दे आर एक्चुअली फाउंड मोर प्रोग्रेसिव एज कम्पेयर टू गुजरात व्हेन इट कम्स टू लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करके दिखाते हैं कि वहाँ पे उन लोग ने किस प्रकार के कदम उठाए और हम लोग को यहाँ पे किस प्रकार के कदम उठाने की ज़रूरत है इन डेप्थ एंड विड्थ। और यहाँ पे हम लोग ये भी प्रयत्न करते हैं कि आपके सामने हम लोग वो IAS ऑफिसर को लेके आए जो गुजरात के अंदर इन सब चीज़ों के अंदर ज़्यादा शामिल है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, तो बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक होने वाली है, आपको जैसे अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक, तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन पॉलिसी क्या है। जो अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे, अब बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे को हम लोग कहाँ तक स्ट्रेच कर रहे हैं, वी आर स्ट्रेचिंग दैट थिंग टिल मुंबई, या तो दिल्ली से लेके बॉम्बे तक का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसके लिए लैंड एक्विजिशन किस तरह से किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग साक्षात आपके सामने वो IAS ऑफिसर को बुला के आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं जो आपको बताए कि प्रैक्टिकली ये चीज़ को अगर हम लोग को इंप्लीमेंट करना हो तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप थिंग्स आर नाउ गेटिंग क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ डू वी टीच एंड हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन फ्रंट ऑफ यू इन द एग्जामिनेशंस। फाइन, रोज़ एक ही काम करना है आपको, दो आंसर का आपको दो क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है, दो क्वेश्चंस का ही आपको उत्तर लिखना है। और उत्तर लिख के आपको क्या करना है, खुद ही उसे एनालिसिस करना है या तो उन एक्सपर्ट्स को पूछना है जो पेपर चेकिंग करके आपको देंगे और आपको फीडबैक दे सकते हैं। रोज़ के आप 2 ही उत्तर लिखिए ताकि आपके बरस के अंत पे आपके आंसर के अंदर बहुत ही परिवर्तन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो विल एंड अवर टॉपिक हियर। आई होप मोस्ट ऑफ यू एंजॉयड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।